हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन एडू फ्यूचर चैनल। तो क्लास 8 का टॉपिक आपको याद होगा, फ्रेंड्स एंड फो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं और उसी टॉपिक उसी वीडियो का ये अगला सीरीज़ आपके सामने उपलब्ध हूँ मैं लेकर के। तो चलिए, स्वागत है आपका एडू फ्यूचर पे और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगला टॉपिक। देखिए क्या कहता है, आपका जो टॉपिक मैंने इसके पहले डील किया था उसके बाद का ये टॉपिक है। तो इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली में रहता कहाँ है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हैबिटेट। तो देखिए पहला चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि इट कैन सर्वाइव ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट, है ना। एक्चुअली में ये क्या होता है ना, ओमनी प्रेजेंट होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है, ओमनी प्रेजेंट होता है ना, लगभग सब जगह अवेलेबल होता है ये। जैसे देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, आइस कोल्ड क्लाइमेट हो गया, चाहे हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया का आपने नाम सुना होगा, वहाँ भी अवेलेबल होता है। इवन डेजर्ट में अवेलेबल होता है, मार्सी प्लेस में अवेलेबल होता है, सब जगह अवेलेबल है ये। और क्या, ये इंडिपेंडेंटली भी लाइव होता है जबकि पैरासिटिक भी लाइव होता है। आपने नाम सुना होगा, सैप्रोफाइटिक भी होता है, ये सैप्रोफाइटिक भी होता है, ठीक ना। इवन सैप्रोफाइटिक के अलावा आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत सारे माइक्रोब्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। और सिम्बायोटिक का मैं एक अच्छा एग्जांपल आपको दे दूं, दैट इज़ लाइकेन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। लाइकेन जो होता है वो क्या होता है, ये एल्गी और फंगाई का मिक्सचर होता है ना। एल्गी और फंगाई जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के रहते हैं ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लाइकेन। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी होता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि हमारा माइक्रोब जो है ना, उसका अलग अलग हैबिटेट्स अवेलेबल है। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेज ऑफ माइक्रोब्स। देखो माइक्रोब्स में अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स का अलग अलग यूजेज है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कर्ड का फॉर्मेशन हो गया, ब्रेड का मेकिंग, केक का फॉर्मेशन, ये सब देख लो, ये कहीं ना कहीं फर्मेंटेशन से रिलेटेड चीज़ है। तो इसमें क्या होता है, फंगाई इन्वॉल्व होता है, इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। उसी तरह से आप देखो अल्कोहल इंडस्ट्री, वाइन इंडस्ट्री, या फिर एसिटिक एसिड का सिंथेसिस जिसको हम लोग विनेगर बोलते हैं, है ना। तो विनेगर का सिंथेसिस, इसमें भी बैक्टीरिया का रोल होता है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे मेडिसिन्स होते हैं, इवन वैक्सीन का फॉर्मेशन में आप देखिएगा कि माइक्रोब्स का रोल होता है ना। और क्या भाई, तो आप पाओगे क्या कि जैसे क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट में आप देखिएगा सीवेज ट्रीटमेंट, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट में भी क्या होता है, माइक्रोब्स का रोल होता है ना। तो क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट में, या फिर आप ये भी सुने होंगे कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड करता है, तो ऑर्गेनिज्म जब डेड करता है तो उसको, उसके ऊपर जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, फीड आउट करते हैं, और फीड आउट करके उसको आपके सॉइल में मिक्स कर देते हैं, ठीक ना। और क्या, देखो वही आगे पढ़ाया गया है कि सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह के बारे में, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, अगला जो टर्म आपको बताया गया है वो है आपको हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रोब। देखो हार्मफुल इफेक्ट का मतलब क्या होगा, माइक्रोब क्या करेगा, तो कहीं ना कहीं ये डिजीज काउज करेगा, पैरासिटिक इफेक्ट होता है। हार्मफुल इफेक्ट किसकी वजह से होता है, पैरासिटिक नेचर की वजह से होता है ना। तो माइक्रोब जब पैरासाइट के जैसा एक्ट करेगा किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, तो ऑटोमेटिकली उसको हार्म करेगा। जैसे देखिए काउज डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, सब में डिजीज काउज करता है। और क्या, तो ये फूड को स्पॉइलिंग करता है। जैसे हमको पढ़ना है फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये वही लिखा हुआ है, देखिए फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। अब देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया का क्या यूजेज है हमारी लाइफ में। देखो सबसे पहला यूज़ आपको क्या है कि ये डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर को। हमारे चारों तरफ जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ना, उसको डिकम्पोज करता है। तो जब ये डिकम्पोजिंग नेचर का होता है तो इससे क्या मिलेगा, इससे हमको मैन्योर मिलेगा, है ना। मैन्योर के फॉर्मेशन में ये बैक्टीरिया हेल्प कर सकता है आपको, ठीक। नेक्स्ट आप क्या देख रहे होंगे कि ये मेडिसिन वगैरह की भी फॉर्मेशन करता है। जैसे आप पढ़ेंगे आगे, आपको मैं बताऊंगा इसमें कि मेडिसिन क्या भाई। तो जैसे ये एंटीबायोटिक्स वगैरह का फॉर्मेशन जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और क्या, सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है बाय द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने का हेल्प करता है। आप देख रहे होंगे ये कर्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे एग्जांपल देखिए दिया हुआ है लैक्टोबैसिलस,
है ना, चीज़ बनाना हो गया, बहुत सारा जो पिकल्स वगैरह होता है वो बैक्टीरियल एक्शन से फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, या फिर बहुत सारे फूड आइटम हैं जो बैक्टीरिया से रिलेटेड हैं, चाहे वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट हो या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो या फिर मिल्क प्रोडक्ट हो, इसमें बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक ना। उसी तरह से देखिए अगला जो दिया हुआ है वो ईस्ट के बारे में बताया हुआ है। देखिए द प्रोसेस बाय विच ईस्ट कन्वर्टेड शुगर इनटू अल्कोहल। देखो ईस्ट जो होता है ना, वो शुगर सॉल्यूशन में अगर आप ईस्ट डालते हो, शुगर सॉल्यूशन में अगर आप ईस्ट डालते हो तो उसको ये क्या कर देता है, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन, है ना। वही देखो यहाँ लिखा हुआ फर्मेंटेशन, वही चीज़ है ये। ऐसे फर्मेंटेशन को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट कौन थे, लुइस पास्चर। 1857 में इन्होंने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था, ठीक ना। तो फर्मेंटेशन आप समझ रहे होंगे। फर्मेंटेशन क्या होता है कि बाई द मीन्स ऑफ एक्शन ऑफ ईस्ट के एक्शन से जो शुगर सॉल्यूशन होता है, या फिर हम आप इसको ग्लूकोज भी कह सकते हैं, ग्लूकोज का कन्वर्सन होता है इथाइल अल्कोहल में। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है ईस्ट के अंदर पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड जाइमेज। जाइमेज वो एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें, इथाइल अल्कोहल में। और ये जाइमेज कहाँ से निकलता है, तो ये जाइमेज निकलता है ईस्ट से, जो एक टाइप का क्या है, एक टाइप का फंगाई है, यूनिसेलुलर फंगाई से बिलोंग करता है ये ईस्ट आपका। तो बैक्टीरिया और फंगाई के यूज़फुल इफेक्ट को देखने के बाद हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है आपका, देखिए ईस्ट के बारे में और भी कुछ बताया गया है यहाँ पर। क्या है भाई, तो ईस्ट इज यूजेज इन बेकिंग इंडस्ट्री। आप समझते होंगे बेकरी प्रोडक्ट जो होता है उसमें भी ईस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। हम लोग पीछे भी देख चुके हैं इसको। अब देखो इट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ईस्ट जो होता है ना, आप देखिएगा जहाँ भी आपको ईस्ट पाउडर का यूज़ किया जाता है वो फूड प्रोडक्ट में, चाहे वो इडली हो, डोसा हो, तो वो क्या करता है, डव के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए बबल का फॉर्मेशन कर देता है ना। और ये बबल जो होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसकी वजह से उस डफ जो होता है, वो डफ जो होता है ना, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, ठीक ना। यही वजह होता है कि पाव रोटी वगैरह को, आप ब्रेड वगैरह को अगर आप कटिंग करते हो तो आप देखते होंगे उसके अंदर आपको एयर स्पेसेस मिलेंगे, है ना, छोटे छोटे एयर स्पेसेस मिलते हैं जो उसको स्पॉन्जी बना देता है। केक वगैरह जो होता है उसमें एयर स्पेसेस होते हैं जो उसको स्पॉन्जी बना देता है। क्यों, क्योंकि ये जो ईस्ट जो एक्सट्रैक्ट है वो क्या करता है, उस केक वगैरह में या डफ के अंदर जो स्टार्च होता है या उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उस कार्बोहाइड्रेट को वो कन्वर्ट कर देता है, डाइजेस्ट कर लेता है उसको कह सकते हैं, और डाइजेस्ट करके उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ओके। और देखो मैं यहाँ पे मैंने बताया है क्या कि ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल में भी इसका यूज़ है, वाइन बनाने में भी इसका यूज़ है ना। जैसे देखिए ये सब कैसे बनता है, तो फ्रूट जूस हो गया या फिर ग्रेन्स जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, ये सब को क्या किया जाता है, क्रश करके और उसका फर्मेंटेशन करवा करके अल्कोहल या वाइन बनाया जाता है। या फिर आप देखते होंगे अल्कोहल और वाइन इंडस्ट्री का यूज़ जो अल्कोहल का जो यूज़ है वो क्या है, मेडिसिन फॉर्म में भी होता है। बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जिसमें अल्कोहल का यूज़ किया जाता है एज ए सॉल्वेंट के रूप में, है ना। खासकर होम्योपैथिक मेडिसिन जो होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना, उसके अंदर इथाइल अल्कोहल का बहुत अच्छा यूज होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अगला इफेक्ट का, और वो है क्या कि एंटीबायोटिक्स। देखो एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म माना जाता है। एंटी मतलब क्या हो गया, अपोजिट, और बायोटिक्स मतलब क्या हो गया, लिविंग थिंग्स। मतलब वैसा केमिकल जो लिविंग थिंग्स के अपोजिट काम करता है। देखिए वही है, मेडिसिन्स दैट कैन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स, उसी को हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, है ना। और इसको सबसे पहले बनाने वाला साइंटिस्ट कौन थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और वो एंटीबायोटिक क्या बना था, पेनिसिलिन। किससे बना था, तो एक फंगाई से बना था, और उस फंगाई का नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटैटम, यही था वो फंगाई। इसी फंगाई से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे ना, उन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया था एक बैक्टीरिया के खिलाफ। और वो बैक्टीरिया क्या था भाई, तो वो बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस,
बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। इसी बैक्टीरिया के खिलाफ उन्होंने इस पेनिसिलिन का डिस्कवर किया था और इसको सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वार में जो पेशेंट वगैरह जो थे ना, सेकेंड वर्ल्ड वार में जो सैनिक लोग थे जो घायल हो गए थे, उन्हीं लोगों पे यूज़ किया गया था इसका। और इससे उनका जो घाव का जो रिकवरी रेट था ना उनका जो वो काफ़ी अच्छा हो गया था। इसीलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। एक और साइंटिस्ट के साथ, वो थे वॉस्कमैन, उनके साथ इस पर्सन को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। ओके, आगे क्या बताया जा रहा है कि ये क्या है, तो क्योर द वैरायटी ऑफ डिजीज़, है ना। एक्चुअली में आपका जो एंटीबायोटिक्स है, आप जनरली ऐसे भी जानते होंगे कि आपको अगर कोई डिजीज़ वगैरह हो जाता है तो इसमें एंटीबायोटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। एंटीबायोटिक्स जो होता है वो सबसे पहले डॉक्टर्स जो होते हैं, अगर आपको बुखार हो, सर दर्द हो या कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर आपके बॉडी में कुछ इस टाइप का डिजीज़ काउज होता है तो क्या होता है, एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। तो वही है ये। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन को क्या करता है, क्योर करता है। और ये इवेंट क्या करता है, प्लांट डिजीज़ को भी कंट्रोल करता है। बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो प्लांट के केस में भी यूज़ किए जाते हैं। ओके, आगे क्या है कि इट शुड बी टेकन ओनली एडवाइस ऑन डॉक्टर। ऐसा नहीं है कि आप एंटीबायोटिक्स का यूज अपने मन से किसी भी तरह से कर लोगे, है ना। एंटीबायोटिक्स का यूज जो होता है वो हमेशा और हमेशा डॉक्टर्स के सजेशन पर ही करना चाहिए हमको। बिना डॉक्टर के सजेशन के आप एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक ना। आगे क्या है, वही है, देखिए यहाँ पे मैंने वही बता दिया कि कंप्लीट कोर्स ऑफ द डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन से आपको एंटीबायोटिक लेना चाहिए। आगे क्या है, इफ़ इट टेकन ऑन रॉन्ग डोजेज इट में टेक बॉडी रेसिस्ट टू द ड्रग। देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आप एंटीबायोटिक का एक प्रॉपर डोज नहीं लेते हो ना, तो ऐसा हो सकता है कि आपके बॉडी में धीरे धीरे उस पर्टिकुलर टाइप के एंटीबायोटिक्स का एक्शन जो है ना वो बंद हो जाए, आपका बॉडी उस पर्टिकुलर टाइप के एंटीबायोटिक से रेसिस्ट कर जाए। और अगर ऐसा हुआ, अगर आपका बॉडी उस पर्टिकुलर टाइप के एंटीबायोटिक से रेसिस्ट कर गया ना, तो ये आपके बॉडी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम काउज कर सकता है। क्योंकि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइप का डिजीज़ होगा ना, तो आपके बॉडी के ऊपर एंटीबायोटिक का एक्शन ही नहीं होगा। तो इससे आपके बॉडी को उस पर्टिकुलर पैथोजेन से लड़ने की क्षमता को बढ़ाया नहीं जा सकता है। ओके, आगे है क्या, इट में ऑल्सो किल बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऑफ द बॉडी। बिल्कुल, अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हो तो आपके बॉडी में जो बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो आपके बॉडी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, तो उस बैक्टीरिया का भी क्या होता है, उस बैक्टीरिया को भी ये लॉस कर देता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने जा रहा है वो है क्या, हाउ माइक्रोब्स क्लीन द अप इन्वायरमेंट, है ना। माइक्रोब्स जो होता है वो इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करता है, बहुत आसान है इस चीज़ को समझना। देखिए, माइक्रोब क्या करता है, डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड और रिमेन्स ऑफ द प्लांट और एनिमल्स, है ना। प्लांट और एनिमल्स में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, उसको ये क्या करता है, डिकम्पोज करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपलर सबस्टांस में, ठीक, बाय द प्रोसेस कॉल्ड बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन आप समझते होंगे, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल कहने का मतलब क्या, बैक्टीरियल एक्शन या पैथोजेनिक एक्शन, पैथोजेनिक एक्शन नहीं कह सकते हैं, सेप्रोफाइटिक एक्शन उन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा होता है। उससे फंगाई बहुत तेज़ी से काम करता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब बहुत तेज़ी से काम करता है। और उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, उसको डिकम्पोज करके सॉइल में मिला देता है उसको, है ना। तो वही चीज़ है। दस दे हेल्प अस टू गेटिंग रीड ऑफ द हार्मफुल एंड स्मेली सबस्टांस एंड क्लीन अप आवर इन्वायरमेंट। इस तरह से हमारे इन्वायरमेंट को वो क्या रखता है, क्लीन रखता है। आप यही समझो कि अगर ये डिकम्पोजर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। अगर ये डिकम्पोजर्स हमारे इन्वायरमेंट में नहीं हो तो क्या होगा, आप समझ रहे हो, पूरे वर्ल्ड में एक पर्टिकुलर डे में या एक पर्टिकुलर टाइम में लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स जो होते हैं या प्लांट जो होते हैं वो डेड होते हैं। और अगर ये ऑर्गेनिज्म जो है डिकम्पोजर अपना रोल नहीं अदा करे तो क्या होगा, हमारे पूरा अर्थ जो है ना वो इस पूरे डेड बॉडीज से भर जाएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हार्मफुल होता है, मैंने पहले भी बताया आपको। हार्मफुल का मतलब क्या होगा, ये पैरासिटिक बिहेवियर होगा इसका। जब पैरासिटिक बिहेवियर है तभी हार्मफुल है।
है ना। जैसे देखिए बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलाता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ कहने का मतलब क्या, वैसा डिजीज़ जो क्या होता है, एक डिजीज्ड पर्सन से फ्रेश पर्सन में ट्रांसफ़र करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, है ना। वही है देखिए, स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट, है ना। ये सारे चीज़ों से ये कॉन्टैक्ट में मतलब ये सारे चीज़ों से इसका स्प्रेडिंग होता है, ठीक ना। आगे क्या है, अच्छा एयर से समझ ही रहो। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एयर से क्या ट्रांसमिट होता है, तो एयर से ट्रांसमिट जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, जैसे आप सर्दी खांसी जो होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स हो गया, जब आप छींकते हो या खांसते हो तो इससे क्या होता है, एयर में पार्टिकल्स आ जाता है, और ये एयर में पार्टिकल्स आकर के क्या होता है, स्प्रेड करता है चारों तरफ, ठीक ना। उसी तरह से वाटर से ट्रांसफ़र होता है, जैसे टाइफाइड वाटर से ट्रांसफ़र होता है, फूड जो कॉन्टामिनेटेड फूड से भी आपका ट्रांसफ़र होता है, जैसे फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गया। फिजिकल कॉन्टैक्ट से, जैसे हाथ मिलाने से हो गया, एक साथ रहने से हो गया, इसकी वजह से जब होता है तो फिजिकल कॉन्टैक्ट बोलते हैं उसको। साथ में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस डिजीज़ काउजिंग पैथोजेन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैरियर और वेक्टर। जैसे देखो कुछ इंसेक्ट हो गया, कुछ एनिमल्स हो गया, जो क्या करता है, कैरी करता है डिजीज़ काउजिंग माइक्रोब्स को और ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू फ्रेश पर्सन। उसी का कुछ एग्जांपल हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए जैसे हाउस फ्लाई हो गया, मॉस्किटो हो गया, ये सब क्या करता है, बहुत सारे डिजीजेस को ट्रांसमिट करता है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल दे दिया गया, जैसे एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है तो ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, इसका ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू। उसी तरह से वाटर के थ्रू देखिए, कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, ये सब वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। फूड के थ्रू कॉलेरा हो गया, कॉन्टैक्ट के थ्रू देखिए चिकन पॉक्स हो गया, है ना। मॉस्किटो के थ्रू क्या होता है, मलेरिया होता है, ठीक। तो ये सब ऐसा डिजीज़ है जो अलग अलग प्रोसेस से ट्रांसमिट करता है। ये सारे जो हैं कॉन्टामिनेटेड डिजीज़ हैं, है ना। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे अगला जो आपका बताया गया है वो क्या है, प्रिवेंट डिजीज़ दैट स्प्रेड थ्रू द एयर और कॉन्टैक्ट। एयर और कॉन्टैक्ट के थ्रू जो डिजीज़ स्प्रेड करता है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या, पेशेंट को हमको आइसोलेशन में डालना पड़ेगा, है ना। जब आप आइसोलेशन में रखोगे तो क्या होगा, वो पेशेंट के द्वारा फिर कोई दूसरा पर्सन कांटेक्ट में नहीं आ सकता है। जैसे अभी आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि जो लोग कोरोना से ये ग्रसित होते हैं या अगर उनको शक होता है कि उस पर्सन को कोरोना है तो क्या होता है, उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है ना, उनको आइसोलेट कर दिया जाता है। तो आइसोलेशन से क्या होता है, डिजीज़ का स्प्रेडिंग का चांस कम जाता है ना। वही है, वही देखो यहाँ लिखा हुआ कि पर्सनल बिलोंगिंग अवे फ्रॉम द अदर, है ना। ऐसे पर्सन को हम क्या करते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनको दूसरों से दूर कर दिया जाता है। या फिर अगर आप बहुत सारे कैटल्स को पाल रहे हो और किसी एक पर्टिकुलर कैटल को डिजीज़ हो गया तो आपको क्या चाहिए कि उस जिस कैटल को कोई खास डिजीज़ हुआ है ना, उसको आइसोलेट करके आप अलग कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि वो तेज़ी से स्प्रेड नहीं करेगा बाकी लोगों में, ठीक ना। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो क्या है भाई, तो प्रिवेंट डिजीज़ दैट स्प्रेड थ्रू वाटर एंड फूड। वाटर और फूड के थ्रू जो डिजीज़ स्प्रेड होता है उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो वैक्सीनेशन करेंगे। वैक्सीनेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। वैक्सीनेशन अच्छा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एक्चुअली में वैक्सीनेशन जो होता है ना वो डिजीज़ को होने ही नहीं देता है किसी पर्टिकुलर पर्सन में। और क्या, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को रोक सकते हो। आप अपनी साफ़ सफाई, अपने बॉडी का साफ़ सफाई, अपने सराउंडिंग्स की साफ़ सफाई, है ना, करके आप क्या कर सकते हो, इसको रोक सकते हो। फिर सैनिटेशन भी गुड होना चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन, जैसे बार बार हाथ धोना हो गया, अपने चेहरे को साफ़ करना हो गया, खाने के पहले अपने हाथों को धोना हो गया, ठीक ना। तो ये सब चीज़ जो होता है ना वो क्या करता है, आपको डिजीज़ होने से बचाता है, ठीक ना। अभी तो आप जान भी रहे होंगे इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपके लाइफ में। और क्या, हम लोग को क्लीन और ड्रिंक करना चाहिए बॉइल्ड वाटर, है ना। बॉइल्ड वाटर अगर आप पीते हैं तो पानी के अंदर जितने भी बैक्टीरियल होते हैं, जितने भी पैथोजेंस होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, ठीक ना। अगर आपको मॉस्किटो से जो डिजीज़ होता है उससे प्रिवेंट करना है तो क्या करना चाहिए आपको नॉट अलाउंग मॉस्किटो टू ब्रीड्स। आपको कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि मॉस्किटो का ब्रीडिंग जो है वो क्या हो जाए, रुक जाए। अब क्या करेंगे भाई इसके लिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगल बगल अगर मान लीजिए आपके कोई गड्ढा है और उस गड्ढे में पानी है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसमें मिट्टी डाल दीजिए या फिर उसमें
कुछ ऐसे केमिकल्स को स्प्रेड कर दीजिए। सिंपल है, आप केरोसिन ऑयल भी स्प्रेड कर सकते हो, आप ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हो उसके अंदर। तो इससे क्या होगा कि मॉस्किटो का जो लार्वा होगा ना वो डिस्ट्रॉय कर जाएगा। इवन एक फिश होती है गम्बूसिया फिश को अगर आप वाटर में डाल दीजिए ना, जहाँ पे वाटर लंबे समय तक स्टोर रहता है, तो इस फिश को अगर आप डाल दीजिएगा तो ये फिश क्या करती है कि ये लार्वा के ऊपर फीड करती है। स्पेशली इसका एकदम बहुत ही इंटरेस्टेड फूड है इसका, या बहुत ही चाव से खाती है ये मॉस्किटो के लार्वा को। तो ये भी कंट्रोल कर सकती है मॉस्किटो के स्प्रेडिंग को, ठीक ना। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि आपको अपने सराउंडिंग्स को क्लीन और ड्राई रखना चाहिए, है ना। इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रेडिंग करना चाहिए। मॉस्किटो रेपेलेंट का आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा है आप मॉस्किटो नेट का यूज़ कीजिए, है ना, इससे कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो से जो स्प्रेड होने वाले डिजीज़ हैं उससे आप बच सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनसे कौन कौन सा डिजीज़ देखिए होता है। अब जैसे देखो, बैक्टीरिया से जो होने वाला डिजीज़ है वो क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है, कॉलेरा है, टाइफाइड है, ये सब बैक्टीरियल डिजीज़ है। वायरस से होने वाला डिजीज़ क्या है, तो मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, HIV कह सकते हैं। अभी बहुत हाईलाइटेड डिजीज़ है कोरोना, है ना। ये सब डिजीज़ जो होता है वो किससे होता है, वायरस से होता है। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी क्या है, तो हम मलेरिया आप देख रहे होंगे। मलेरिया के अलावा क्या हो सकता है, तो स्लीपिंग सिकनेस होता है, देखिए, ठीक ना। और क्या होता है, तो अमीबिक डिसेंट्री होता है। अमीबिक डिसेंट्री होता है, ETC मैं कर देता हूँ। बहुत सारे डिजीज़ हैं जो प्रोटोजोआ से होते हैं, ठीक ना। आपको ये सब डिजीज़ याद रखना है। अगर मैं बात कर रहा हूँ प्लांट के डिजीज़ का, तो देखिए कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे है साइट्रस कैंकर, जो बैक्टीरियल डिजीज़ होता है ना, स्प्रेड करता है एयर के थ्रू। जनरली क्या होता है, जो साइट्रस फ्रूट होते हैं जैसे नारंगी हो गया, आपका लेमन हो गया, उसमें होता है। उसी तरह से रस्ट डिजीज ऑन व्हीट होता है, जो फंगाई से होता है। येलो वेन मोजाइक डिजीज़ एंड ओकरा, मतलब भिंडी में आप देखते होंगे, भिंडी में जो डिजीज़ होता है उसी को बोलते हैं येलो वेन मोजाइक डिजीज़, जो वायरस से होता है, ठीक ना। तो ये सब वेरियस टाइप के डिजीज़ेज हो गए किसमें, प्लांट और एनिमल्स में। आपको ये सारे डिजीज़ों को याद रखना है, क्योंकि इन सारे डिजीज़ का जो है चर्चा आपके NCERT में किया गया है, ठीक ना। अब इसके बाद का जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो फिर होगा वैक्सीनेशन, और फिर और भी उससे रिलेटेड टॉपिक जो होंगे उसकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए, और मुझे आशा है कि आपको ये सारा वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। आप अपने घर में बैठ करके बहुत आसानी से इन सारे टॉपिक को समझ रहे होंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।